नमस्कार दोस्तों, जेके नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी वर्णमाला की क्लास शुरू की जा रही है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी आ रही हो, यदि आप परीक्षा में शामिल होंगे तो 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ लिखा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? जैसे अ आ ई उ। आप इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे हिंदी वर्णमाला, बचपन में बहुत पढ़े होंगे और अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो भी क्रम है वर्णों का, क ख ग घ ण च छ ज झ व, तो ये सभी जो वर्ण हैं एक व्यवस्थित क्रम में हैं, और जब व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं तभी उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। यदि वो व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए नहीं होते, सपोज आ क ख ग च छ ज, अगर इस प्रकार से होता तो इसके लिए हम वर्णमाला नहीं कहते। तो हम सीधी सी बात ध्यान रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बताया गया है कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में वर्णों का ही समूह है। जिस प्रकार से माला होती, मालाएं फूल की भी हो सकती हैं और मोती की भी हो सकती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो माला है वो वर्णों की है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही ध्वनि कहा जाता है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। ये जो 52 लिखा गया है, कहीं कहीं आपको पुस्तकों में 55 भी संख्या मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी वर्ड और हैं 2-3 जिनका प्रयोग लेखन या मुद्रण में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 13 स्वर हैं, वैसे स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन यहाँ पर जो आपके अंग और आह जो हैं, इसको ऐगवाह कहा जाता है, इनको सम्मिलित किया गया है, तब स्वरों की संख्या कुल 13 बताई गई है। और यहाँ पर 35 व्यंजन है, वैसे व्यंजनों की संख्या 33 भी होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो हैं वो द्विगुणक व्यंजन भी शामिल कर लिए गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 35 यहाँ पर बताई गई है। 4 जो इसमें दिए गए हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन हैं दिए हुए यहाँ पर। तो संयुक्त व्यंजन ये भी आगे बताएंगे कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 35, 33 और 35 और 4 इन सभी को शामिल करेंगे, तब संख्या इनकी कुल 52 हो रही है। फिर आगे बताया गया है स्वर। स्वर स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा गया है नोट करके कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या केवल 10 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आप 10 बताएंगे, और कुल संख्या कितनी होती है, तो अगर ऑप्शन में 13 मिल जाए तो वह भी सही है। और वैसे स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 ही होती है। जो सही आपके माने में जो स्वर हैं वो 11 ही होते हैं। तो ऑप्शन अगर 11 है तो 11 ही ठीक होगा। लिखा है यहाँ पर आ ई उ ए ओ ओ। यहाँ पर हमने री को नहीं लिया है, री वही री से ऋषि वाला, उसको नहीं लिया है। तो 10 संख्या हो गई है, ये उच्चारण की दृष्टि से है। और वैसे यहाँ लिखा है स्वरों की संख्या 11 होती है। जो नीचे लिखे गए हैं देखिए, इसमें हमने री को शामिल कर लिया है, तब यहाँ पर जो संख्या है वो 11 हो गई है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब कम समय अगर लग रहा है, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 4 बताएंगे। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या बताइए, वहाँ पर ऑप्शन हो 4, 5, 6, 7, तो आप 4 को लगाएंगे। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ और री होते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो वहाँ पर विकल्प दे देगा आ
मतलब 3 विकल्प ऐसे दे देगा जो दीर्घ में होंगे और एक दे देगा स्वर में, तो वो आपको पहचानना है। तो ये 4 जो वर्ण दिए गए हैं वही आपको इनमें से कोई एक जो है वो चूज़ करना है। फिर लिखा गया है दीर्घ। अब आप शब्द से ही अगर उसका शब्दार्थ निकालें कि हश्व मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब एक प्रकार से होता है बड़ा। जब बड़ा होगा तो जब उसको उच्चारण की जाएगी तो उच्चारण करते समय इसमें अधिक थोड़ा समय लगेगा जो ध्वनि जो होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर लिखा है आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी संख्या जो है वो 7 होती है, मतलब 7 होती है। तो दीर्घ स्वर आपके 7 हो गए हैं और ह्रस्व स्वर जो हैं वो आपके 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक टेबल नुमा बनी हुई है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है का मतलब कंठ वर्ग। जो का है, जो का वर्ग है, का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अण। जैसे अणा या ए जो भी है बोलते हैं, तो क ख ग घ अणा। तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है जो नंबर 1 पड़ा हुआ है और इसके नीचे जितने भी जैसे का, चा और भी अन्य वर्ण हैं वो पहला है और ये दूसरे हैं, ये वाला जो है वो आपका तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है। मतलब ये कह सकते हैं कि का वर्ग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। तो यहाँ पर ये जो है आपके ये का वर्ग है और का वर्ग को ही कंठ वर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद लिखा है चा वर्ग। चा वर्ग को तालब्य तालब्य वर्ग कहा जाएगा। ये तालब्य क्या होता है थोड़ा समझेंगे। तालब्य वर्ग का मतलब होता है अर्थात तालु, उच्चारण स्थान तालु होता है। जो हमारे जीवा के ऊपर का जो भाग होता है तालु, कह सकते हैं कि मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत है उसका पिछला जो भाग होता है उसको तालब्य कहा जाएगा। तो हम जब इनको च छ ज झ ए को जब हम बोलेंगे तो हमारी जो जीवा है या मतलब कह सकते हैं कि जो उच्चारण स्वर है वो हमारे मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत होती है उसका पिछला भाग जो होगा वो क्रियाशील होगा, इसलिए उसको चा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टा वर्ग। टा वर्ग को मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है। टा, ठा, डा, ढा और अणा। टा वर्ग मूर्धन का मतलब ये है कि मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत का अगला हिस्सा होता है या अगला भाग जो होता है। तालब में क्या होता है कि जो तालु जो है उसका पिछला भाग होता है, तालब में पिछला भाग होता है और मूर्धन्य में जो है वो अगला भाग होता है, वह उच्चारण स्थान है जब इसे बोला जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर ता वर्ग लिखा हुआ है। ता वर्ग का मतलब है दंत। दंत का मतलब है उच्चारण स्थान जो है वो दांतों से, मतलब दांतों का मतलब ये है कि जब हम मुख से बोलेंगे ता था दा धा, तो जो मुख से वायु जो निकलेगी वो दांतों को स्पर्श करते हुए निकलेगी, इसलिए उसको दंत वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और उसके आगे लिखा है पा वर्ग। पा वर्ग को हम औष्ठ्य वर्ग बोलते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा और माँ। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ता नहीं होगा, यहाँ पर माँ होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पर माँ आना चाहिए। पा, फा, बा, भा, माँ। तो ये 5 जो आपके हो गए ये पा वर्ग के अंतर्गत आ गए। अब अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें 5 वर्ग हमने देखे हैं। कौन कौन सा वर्ग देखा है? एक हमने का वर्ग देखा है, फिर उसके बाद चा वर्ग देखा है, टा वर्ग देखा है, ता वर्ग देखा है, पा वर्ग देखा है, मतलब 5 वर्ग हो गए। ये पांचों वर्ग जो हैं इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम मुख से जब इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है, वो कंठ, तालब, मूर्धन, दंत और औष्ठ है। यहाँ पर वायु स्पर्श करके हुई निकलती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन भी कहा गया है। आगे बताया गया है अघोष। अघोष क्या है? अब यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है 1 और 2। इससे टल मत पड़िएगा, 1 या 2, मतलब 1 का मतलब है पहला और उसके बाद लिखा है दूसरा। जो भी 5 वर्ण अभी ऊपर आपको बताए गए हैं, ये है का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। इनका पहला और दूसरा
जो वर्ण है उनको ही हम अघोष कहेंगे। लिखा भी है यहाँ पर कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उनको अघोष कहा जाएगा। अगर हम इसका अर्थ निकालें तो आ और घोष, घोष का अर्थ होता है कंपन स्वर तंत्रियों में, और आ का मतलब होता है अभाव। मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उसको अघोष कहेंगे, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। उसके बाद लिखा हुआ है घोष या सघोष। आपको ऑप्शन में घोष भी मिल सकता है और सघोष भी मिल जाएगा। यहाँ लिखा है 3 4 5, इसका मतलब है तीसरा चौथा और पाँचवा। तीसरा चौथा पाँचवा मतलब ये है कि जो 5 वर्ग हैं उन सभी वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा, जैसे ये लिखा है बा भा, और यहाँ तो माई आ ही गा, बा भा मा, जो अंत के 3 जो वर्ण होंगे वो आपके सघोष या घोष होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दा दा धाना, फिर अड़ा अड़ाणा, जा झावा, गा घाणा, ये सभी आपके घोष या अघोष होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अल्प प्राण। अल्प 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 का मतलब है थोड़ी या थोड़ा, और प्राण प्राण का मतलब है वायु। अर्थात जब हम उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा जो है वो कम निकलेगी तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पर पहला मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। आगे लिखा है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण होगा। अब यहाँ पर महा का मतलब क्या है? अधिक, और प्राण का मतलब क्या है? वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से अधिक वायु निकलती है तो उनको महाप्राण कहा जाएगा, और प्रत्येक वर्ण के दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। यहाँ लिखा है नासिक। अब नासिक से क्या तात्पर्य है? नासिक कौन से मतलब होते हैं? पांचवा का मतलब क्या लिखा? पांचवा मतलब है जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो कौन कौन से होते हैं देख लेंगे एक बार। जैसे ये है आपका, ये है एक आपका, ये है एक, और उसके बाद एक ये है, फिर एक ये है वर्ण, फिर उसके बाद यहाँ पर ना है, और जो ता है वहाँ पर माँ आएगा। तो ये सभी जो आपके ये दिखाई पड़ रहे हैं, पांचवा जो प्रत्येक बार का जो अक्षर वर्ण दिखाई पड़ रहा है तो वो भी आपका यहाँ पर नासिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न कैसे बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? वहाँ पर आपको विकल्प दे देगा, जैसे या दे देगा, रा दे दिया, ला दे दिया, और एक हा दे दिया। तो इनमें से आपका जो हा वाला है वो विकल्प सही हो जाएगा। अघोष, सघोष, घोष, इसी प्रकार से मिक्स करके वो सारे वर्ण जो है वो देगा, और उनमें से एक जो है वो ऐड करके दे देगा। तो आपको बताना होगा कि कौन सा वर्ण क्या है जो उसमें प्रश्न में पूछा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध का मतलब है आधा, और स्वर का मतलब है स्वर। इसका मतलब क्या है कि ध्वनि जो कभी स्वर हो तो कभी व्यंजन हो जाए, मतलब बोलते समय इनका उच्चारण जो होता है कभी स्वर हो जाता है तो कभी व्यंजन हो जाता है, तो इसलिए इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर अगला जो लिखा है पार्श्विक स्वर। पार्श्विक स्वर, माफ़ कीजिएगा यहाँ स्वर नहीं होगा, पार्श्विक है केवल, पार्श्विक।
पार्श्विक स्वर नहीं है, ला तो स्वर होता ही नहीं है, तो पार्श्विक ला जो है वो पार्श्विक है, पार्श्विक ला हो गया। और रा जो है रा वो लुंठित हो गया, रा। इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे रा, रा से क्या होता है, रेल, रेलगाड़ी होती है रा से। तो रा के साथ ला आ रहा है और रा जो हो गया वो लुंठित हो गया, ला से लुंठित हो गया। मतलब इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, एक आपने वर्ण पढ़ा होगा इस प्रकार का, अभी हमने पीछे पढ़ा था वर्गों में, और इस प्रकार का आपने ये भी पढ़ा होगा। तो उसमें यहाँ पर एक हम नीचे बिंदु लगा देते हैं इस टाइप का, तो ये आपके अलग हो जाते हैं, मतलब इनसे कोई एक प्रकार का जो शब्द है उसकी शुरुआत नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, और ये आपका सघोष है, ये घोष है। तो यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला जो वर्ण लिखा हुआ है वो अल्प प्राण है, ये सघोष है और ये मूर्धन्य है। नीचे वाला महाप्राण है और ये घोष है, ये मूर्धन्य है। तो यहाँ पर घोष नहीं होगा, यहाँ पर सघोष होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वर्ण जो हैं वो आपके सघोष ही होते हैं। यहाँ पर सघोष होंगे दोनों में, और ये अल्प प्राण होगा, ये महाप्राण होगा, और ये मूर्धन्य है और ये मूर्धन्य है। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, केवल आपका ये अल्प प्राण है और ये जो है वो आपका महाप्राण है, और यहाँ पर ये दोनों सघोष हैं। तो ये भी हमारा कॉमन है, सघोष सघोष, ये भी मूर्धन मूर्धन है, यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण। अच्छा, कभी कभी इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्णमाला को जब पढ़ेंगे या उसमें जब वर्ग में जब ये वर्ण आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो वर्ण आता है वो इस टाइप का आता है, फिर उसके बाद ये आता है। तो पहले जो आ रहा है, पहले आ रहा है, और वर्णमाला में सबसे पहले आ से प्रारंभ होता है, और उसके बाद यहाँ माँ लिखा है, माँ आएगा बाद में। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं कि आ से अल्प प्राण, आ स्टार्टिंग है तो ये पहले आता है तो अल्प प्राण हो जाएगा, और माँ आके बाद में आता है तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर सघोष है, ऊपर वाला भी सघोष है, यह मिस्टेक हो गई यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ लिखा है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन लिखा हुआ है। द्विगुण व्यंजन का अभी जो पीछे पढ़ा था हमने, जिसमें बताया गया था कि ये जो वर्ण हैं महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में बताया गया था, उसी के साथ में यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो द्विगुण व्यंजन के अनुसार दिया गया है। द्विगुण व्यंजन है ये, और एक नाम इनका और भी होता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्क्षिप्त व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप बता देंगे कि यही आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। और जो ये बिंदु नीचे नहीं लगा हुआ होगा तब उसका प्रयोग किस में होगा, आपके वर्ग में होगा। जो का वर्ग है या चा वर्ग है, टा वर्ग है, जिसमें भी आ रहे हों वो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना। अभी पीछे बताया था मैंने कि जो तालब, मूर्धन, दंत, होस्ट, जहाँ से वायु हमारी स्पर्श होके निकले तो वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। इसमें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा, और पा का अंतिम जो वर्ण होता है वो माँ। हम कह सकते हैं का से लेकर माँ तक के जो सभी व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आया हुआ है अयोग्यबहा। अयोग्यबहा क्या होता है इसको भी समझेंगे। अयोग्यबहा मतलब जो अभी हमने स्वर पढ़े थे उसके अंत में एक वर्ण आता है, ये वाला अंग, और इस प्रकार का आहा ये आता है। तो ये जो है इनको अयोग्यबहा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यबहा है। तो आप ध्यान रखेंगे अनुस्वार, ये अनुस्वार है जो बिंदु लगी हुई
ऊपर होती है, बहुत से लोग इसको अनुस्वर पढ़ते हैं, अनुस्वर नहीं अनुस्वार होता है, और विसर्ग, तो ये दोनों ही आपके अयोग्यवाह होते हैं। इनसे कौन कौन से, मतलब कोई पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से वो दे देगा। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ण दे दिया, कंठ दे दिया, फिर जैसे मान लीजिए माला दे दिया, या दो तीन नाम और दे दिए, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ पर अनुस्वार ये लगा हुआ है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग करके ही ये शब्द को बनाया गया है। अच्छा, एक पहचान इसकी और भी है कि एक तो ये अनुस्वार लगा हुआ होता है, एक तो विसर्ग लगा हुआ होता है किसी के लास्ट में, जैसे आप लिख रहे हैं अतः, तो वहाँ पर विसर्ग लग गया, ये भी है। या फिर अगर हम लिख रहे हैं चांद, तो चांद में चंद्र बिंदु आती है, ये भी आपका अनुस्वर की ही श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी। अब ऊष्म संघर्षी क्या होता है? तो ऊष्म का मतलब है ऊष्मा अर्थात गर्मी, और संघर्षी और ऊष्म जो दोनों एक समानार्थी प्रकार के शब्द हैं, जहाँ से हम कह सकते हैं कि गर्मी का पैदा होना, अर्थात जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए, मतलब सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु मुख में किसी स्थान विशेष का घर्षण या रगड़ खा के निकले तो ऊष्मा या गर्मी पैदा कर दे, तो उनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसमें जो आपके व्यंजन बताए गए हैं वो श और ईशा और ईशा और ये हा है। तो इसमें श जो है वो आपका तालव्य है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका उच्चारण स्थान तालु होगा, और ये श है इसको मूर्धा या मूर्धन उच्चारण स्थान है आपका, और ये जो सा जिसे छोटा सा भी बोलते हैं, ये आपका वत्शर्य वर्ग में आता है। वत्शर्य, वत्शर्य, वत्सर का मतलब क्या होता है थोड़ा समझेंगे। वत्सर का मतलब है जो हमारा दांत है और दांत की जड़ अर्थात दंतमूल, दंतमूल या फिर मसूड़ा जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ इसका उच्चारण स्थान है, इसलिए उसको वत्सर्य कहा जाता है। तो ये आपके श श श मतलब तीनों प्रकार के आपके सा हो गए, और हा ये सभी आपके ऊष्म या संघर्षी हो गए। सा तालब्य हो गया, और ये वाला शा मूर्धन्य हो गया, और ये सा बताया मैंने आपको वत्सर हो गया, और हा जो है वो आपका सघोष होता है, ये सघोष होता है। सघोष समझ गए होंगे, सघोष किसे कहते हैं? जिनको बोलते समय या जिनके उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन प्रारंभ हो जाए, वो सघोष है। और महाप्राण, इन्हें बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, तो ये महाप्राण हो गया। और ये तीन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक आपका शा शा शा, ये तीनों जो शा होते हैं वो आपके अघोष होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। और अघोष के साथ साथ महाप्राण भी होते हैं, महाप्राण, महाप्राण भी होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि ये जो हमारे ये वाला सा और शा और शा, ये तीनों जो हैं ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और अघोष के साथ साथ में महाप्राण भी होते हैं, मतलब इनके उच्चारण के समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ये अघोष हैं। और इन्हें बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलेगी, ये महाप्राण हो गए। हा जो होता है वो हमारा सघोष होता है और महाप्राण होता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हा जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अघोष, अघोष और महाप्राण की बात की गई, हाँ लिख भी दिया गया है, श श स वो आपके अघोष हैं और महाप्राण हैं। दंत, दंत, दंत का मतलब है दंत वर्ग। दंत के वर्ग की श्रेणी में क्या क्या आएगा, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं अभी कि तावर्ग जो होता है ता था दा धा ना, वो हमारे सभी तावर्ग की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती हुई निकलती है। और साथ साथ में एक व्यंजन और दिया हुआ है जिसका नाम सा है, तो ये भी हमारी दंत की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो दंत व्यंजन है।
अब वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दे, जैसे ता दे दे, था, दा, और एक दे देगा हा, तो हा आपका व्यंजन नहीं होगा, तो उसमें हमारा विकल्प कौन सा, हा वाला सही हो जाएगा। उसी के बाद आगे चलेंगे, दंत, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दंत नहीं, दंतोष्ट है ये, दंतोष्ट, दंतोष्ट, ये दंतोष्ट है। दंत प्लस ओष्ठ, एक संधि विच्छेद भी हमारी हो रही है, दंत प्लस ओष्ठ अर्थात दंतोष्ठ। इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पर जो आपका दंत और होष्ठ दोनों की उच्चारण ध्वनि से शब्द जो है वो बोला जा रहा है, मतलब वायु स्पर्श हो रही है, वो आपका कौन सा होता है, वाह। वाह, वाह से बक, बक बोलते हैं, एक वाह है, ये वाह से बगुला होता है, ये वक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है ओष्ठ है, ओष्ठ है, ओष्ठ है, इस प्रकार से ओष्ठ है मतलब होंठ या ओष्ठ। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा और उ, ये सभी हमारे ओष्ठ वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो उसके बाद लिखा है ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ और कंठ इन दोनों से ही उच्चारण ध्वनि होती है, ओ और औ, इनको ओष्ठ कंठ की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, कंठ वर्ग, कंठ, कंठ वर्ग में मतलब का वर्ग में अभी पढ़ चुके हैं आप, क ख ग घ अणा, और अ आ और आहा, आहा वही वाला जो अभी हम पढ़े थे, विसर्ग और हा, ये सभी हमारे कंठ वर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु का उच्चारण स्थान है ए और ए। फिर आगे बढ़ेंगे, तालब, तालब में जो हमारा तालु है, मतलब जीवा की जो ऊपर की छत है उसका पिछला जो भाग है, वहाँ पर उच्चारण ध्वनि है ई, ई, ए और शा। फिर आगे लिखा है मूर्धन, इसमें जो जीवा है, जीवा के ऊपर की जो मतलब तालु है, तालु का जो अगला भाग है उच्चारण री और आपका शा, ये दोनों को लेंगे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, नासिक, नासिक तो आप पीछे अभी पढ़ चुके थे। नासिक में जो हमारे जो वर्ग है, जैसे का वर्ग है और चा वर्ग है और टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इन सभी का जो पंचम, जो पंचम वर्ण है लिख दिया है यहाँ पर, देखिए ये देखिए पंचम वर्ण है ये पांचों और साथ साथ में अंग अनुस्वार, इसको मिलाकर ये नासिक हो जाए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, नाम ही लिखा है संयुक्त, मतलब दो या फिर दो से अधिक, यहाँ पर दो की ही बात करेंगे, दो वर्णों से मिलकर संयुक्त व्यंजन आपके बनते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है छ, छ मतलब क्षत्रिय वाला छ। अब ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो पूछेगा कि छ किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। अब ध्यान से दीजिएगा कि वो विकल्प किस प्रकार से देगा। पहला विकल्प दे देगा क प्लस सा और हलंत, फिर दूसरा देगा का हलंत और फिर शा हलंत, फिर उसके बाद देगा का और शा शा हलंत, इस प्रकार से देगा एक, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। जितने भी संयुक्त व्यंजन होंगे, एक पहचान करने का और भी तरीका मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन आएंगे, मतलब 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, एक तो यही पढ़ लिया, एक ये है और एक ये है। तो ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, इन सभी में जो पहला वाला जो वर्ण होगा उस पर ही हमेशा हलंत लगा हुआ होगा, ये पहचान करने का तरीका है। अगर पहले वाले में हलंत लगा हुआ नहीं है पहले वर्ण में, तो समझिए कि वो उन दोनों के संयोग से या मिलने से नहीं बन सकता है। अगर अंत में हलंत लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ नहीं है यहाँ पर,
और यहाँ पर लगा हुआ है तब भी गलत है। अगर मान लीजिए दोनों में लगा हुआ मिल जाता है वर्णों में तब भी गलत है। तो ध्यान रखना, पहले वाले में ही अगर हलंत लगा हुआ हो और दूसरे में लगा हुआ ना हो तभी होगा। उसके बाद और ये भी ध्यान रखना है कि वर्ण यही है कि नहीं है। नहीं मालूम पड़ा वो उसने आपको ऑप्शन में दे दिया कि मतलब इस प्रकार से दे दिया कि का हलंत दे दिएगा, और उसके बाद मान लीजिए जो यहाँ पर सा है वो ये यहाँ पर ना लिखकर उसने यहाँ पर ये लिख दिया। अब आप समझेंगे कि सर ने तो यही पढ़ाया था कि यहाँ पर हलंत आ जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है का के साथ ही सा आएगा, ये मूर्धन्य वाला सा आएगा, तभी वह मतलब ये छा जो है हमारा इनके दोनों को संयोग से बन सकेगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है त्रा, वही त्रा से त्रिशूल होता है, देखिएगा यहाँ भी ता और रा, ता पर ही हलंत लगा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा, तो इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पर जा है, जा पर हलंत है, फिर ऐ, इनको मिलकर ही बना है। और फिर यहाँ पर श्रा, श्रा से श्रमिक, तो यहाँ पर भी मतलब ये हलंत लगा हुआ है और बाद में रा लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में अभी मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में ही हलंत लगा हुआ है। देखिएगा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी है, और इस वाले में देखिएगा यहाँ इसमें भी है। तो ये चार हमारे जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। स्वर, स्वर क्या है पहले समझेंगे। स्वर किसे कहते हैं भाई? स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स, और इसका मतलब होता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, या जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उनको स्वर कहा जाता है। वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं तभी वो स्वर हैं। अच्छा, अगर व्यंजन की हम बात करें, जैसे मान लीजिए क, ये आपका व्यंजन है, तो ये का जो व्यंजन है इसे किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता हुई है तभी इसको बोला गया है। अगर इसे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती तो इसको हम व्यंजन मतलब व्यंजन नहीं कहते, स्वर कहते। अब आवश्यकता है इसको तभी कहा गया है। अब आप कहेंगे आवश्यकता कैसे हुई किसी व्यंजन की? तो देखिएगा का पर आप हलंत लगाएंगे, आ छोटा आ वाला, इसको मिलाकर ही आपका का होगा। तो इस प्रकार से का हमारा व्यंजन है। तो स्वरों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं हम। तो स्वर में लिखा गया है, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से दिया गया है, या उसमें कौन कौन से मतलब प्रकार हैं, या उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रकार लिखा गया है वो मुख द्वार के खुलने के आधार पर बताया गया है। मुख द्वार मतलब जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारा मुख खुलता है। अब वो किस कंडीशन में खुलता है ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ लिखा है संवृंत। अब संवृंत में, वैसे संवृंत का अगर उच्चारण हम करें तो इसको इंग्लिश में क्लोज कहा जाता है। क्लोज का मतलब होता है बंद, बंद। अब मुंह बंद हो जाएगा तो आप उच्चारण कैसे कर लेंगे? मतलब ज़्यादातर मुख जो है हमारा वो बंद रहेगा। मतलब जब हम इन स्वरों को इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख द्वार जो है वो लगभग लगभग बंद रहता है। मतलब पूर्ण तो बंद नहीं हो रह सकता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? ई और उ। ये चार जो हमारे वर्ण होते हैं ये संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है अर्ध संवृत। अब अर्ध संवृत का मतलब होता है कि मुख द्वार जो है वो लगभग आधा बंद रहता है। यहाँ खुलने से तात्पर्य मत लगाइएगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया था संवृत का अर्थ ही बंद होता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, और संवृत का मतलब है कि मुख बंद रहे, आधा मुख बंद रहे आधा मुख खुला रहे। तो इस श्रेणी में कौन कौन से आपके स्वर आएंगे? तो यहाँ पर आएगा ए और ओ, उसे ओखली वाला ये होंगे, तो ये आपके अर्ध संवृत हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। अब विव्रत का अर्थ क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिएगा। तो विव्रत को अगर आप
इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो ओपन होता है। ओपन का मतलब खुलना या खुला हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। अब यहाँ लिखा है अर्ध, तो पूरा नहीं खुलता है, इसका मतलब है मुख द्वार जो है आधा खुला रहता है। आधा खुला रहता है तो उनको अर्ध विवृत कहा जाता है। अब अर्ध विवृत की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? देखिए आपका अ ये आ जाता है, ए और औ से औरत वाला, और ये एक इस प्रकार से होता है अ, ये इसे अ पढ़ते हैं ये, जैसे टॉस, टॉस अ टॉ टॉस, इंग्लिश का वर्ण उच्चारण जैसा निकलता है, तो ये भी इसी की श्रेणी में आ जाता है। अगला लिखा हुआ है बी व्रत। बी व्रत का मतलब होता है ओपन। अब इसमें केवल एक ही आता है जो होता अ बड़ा, सॉरी ये नहीं होगा, अ से आम, ये आपका बी व्रत स्वर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 लिखा हुआ है जीवा। जीव, जीवा के प्रयोग के आधार पर, मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर। अब ये कैसे है? अब यहाँ लिखा है अग्र स्वर। अब अग्र का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय में जो जीव का अग्रभाग काम करता है, जो जीवा है हमारी, जीवा का अग्रभाग, जैसे ये वाला अग, ये वाला मध्य हो गया और ये वाला पश्च हो गया, तो अगले वाला भाग जो काम करता है या उच्चारण ध्वनि के आधार पर वहाँ स्पर्श होती है वायु, या वह अंग जो है उसका प्रयोग होता है बोलते समय, वो हमारे अग्रस्वर होते हैं। अब अग्रस्वर होते कौन कौन से हैं? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका ई और ये वाली ई और ए और ए, ये चार जो स्वर हैं वो हमारे अग्रस्वर में आएंगे। अभी पीछे आपने इसी प्रकार का और भी पढ़ा था, उसमें भी ई आए थे। तो उसमें कौन कौन से आए थे? उसमें ई के साथ मतलब ई और उसके साथ में उ और उ आए थे। तो ये आपको बताया गया संवृत होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पर ए और ए आएगा, तो ये आपका अग्रस्वर हो जाएगा। आगे इसमें बताया गया है पश्च स्वर के बारे में। पश्च, अब पश्च का मतलब होता है पिछला, मतलब जीवा का जो पिछला वाला भाग है ये, यहाँ पर उच्चारण ध्वनि के अनुसार। अब पश्च में कौन कौन सा आ जाएगा वो भी बता रहे हैं आपके लिए। तो पश्च में हमारे जो स्वर आएंगे वो हो जाएंगे अ, उ, ऊ, ओ, औ, और जो अभी बताया था अ, ये भी आ जाएगा। ये हमारे पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है मध्य। मध्य का मतलब है जीवा का जो मध्य वाला भाग है वो कार्यशील होगा। अब इसमें कौन कौन से आपके स्वर आते हैं? इसमें केवल हमारा अ, केवल अ आता है। अभी उससे पहले पढ़ा था हमने, उसमें आ आया था, ये बीव्रत था, ध्यान रखेंगे बीव्रत था, और ये केवल आ है तो ये मध्य स्वर होगा। आगे बढ़ेंगे, होठों के खुलने के आधार पर। होठों के खुलने के आधार पर मतलब जो हमारे ओष्ठ हैं उनकी स्थिति कैसी होती है उसके आधार पर हमें बताना है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्रतमुखी, एक होता है आवृतमुखी। कभी कभी यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि जो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया था, तो मैंने आपको बताया था विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, संवृत, चार प्रकार से हो गया। ऐसे ही पूछ लेगा जीव के प्रयोग के आधार पर, तो आपके तीन होते हैं, एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। उसी प्रकार से होठों की स्थिति के आधार पर पूछ ले तो दो प्रकार से, एक व्रतमुखी और एक आवृतमुखी। तो व्रतमुखी, अब व्रत, व्रत का मतलब आप समझ गए, व्रत गोलाकार, व्रत अर्थात गोलाकार, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारे होस्ट हैं वो व्रतमुखी हो जाएं, व्रतमुखी मतलब गोलाकार हो जाए।
तब वो हमारे स्वर वृत्तमुखी कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उ, ऊ, उ छोटा उ से उल्लू होता है, उ, ऊन, फिर ओ, ओखली वाला, औ औरत वाला, और इसके साथ साथ में एक वर्ड ए भी आ जाता है, ओ। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो होस्ट होंगे बोलते समय गोलाकार की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये वृत्तमुखी हो गया। आवृत्तमुखी में, अब आवृत्तमुखी क्या है शब्द से समझिएगा। आ का मतलब क्या होगा, अभाव, अभाव का मतलब क्या हुआ, कमी। और व्रत, व्रत का मतलब क्या हुआ, गोलाकार। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण के समय में जो हमारे होंठ हैं वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, तो वो हमारे स्वर जो होते हैं वो आवृत्तमुखी कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे, उसके बाद जो बचे हुए हों, अब वो बचे हुए कौन कौन से हैं वो भी देखिएगा। जैसे आपका बचा हुआ है एक आ, और उसके बाद अ, ई, ई, ए, ए। 1 2 3 4 5 6, 6 जो हुए ये हमारे आवृत्तमुखी हुए। आगे चलते हैं। मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या उच्चारण काल भी कह सकते हैं आप। काल का मतलब यहाँ समय से है कि जिस मात्रा को बोलते समय ज़्यादा या कम समय लगेगा, उससे तात्पर्य है। तो यहाँ पर लिखा है हश्व। हश्व का मतलब है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, हम ये भी कह सकते हैं। तो एक मात्रा में आपके कौन कौन से, आ है, ई है, ऊ है, री है, ये आपके हश्व स्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जिसके उच्चारण में हश्व स्वर से अधिक समय लगता है, हम कह सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, तो वो आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सा आता है, आ है, ई है, ऊ है, ए है, ए है, ऊ है, औ है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके दीर्घ श्रेणी, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको विकल्प में ये मिल जाए तो इसको भी हम इसी श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये भी 2 मात्रा इसमें है, तो इसलिए ये भी माना जाएगा। अगले चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्लत स्वर। प्लत स्वर का मतलब क्या है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग जाए, तो वहाँ पर प्लत स्वर होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग ज़्यादातर जैसे जो नाटक या संवाद डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं, वहाँ पर इन स्वरों का प्रयोग होता है एक लंबे समय के बोलने के लिए। जैसे कोई नाम है, उस नाम को पुकारिए लंबे समय तक, तो वहाँ पर काफ़ी समय लगता है। जैसे अगर हम पढ़ें इसको राम, तो राम में कम समय लगा। अब इसे हम पढ़ेंगे राम, तो ये एस जैसा बन गया। ये एक्चुअली इसका मतलब होता है इस प्रकार से, 3, इस प्रकार से, 1 मिनट, मतलब इस प्रकार से राम, इसको पढ़ा जाएगा राम, मतलब ये 3 मात्राएं लग गई, 3 मात्राओं का समय लग जाता है, तो वो जो है प्लत स्वर है। उसके बाद एक अभी और है, एक स्वर का वर्गीकरण और किया गया, 4 भाग हो गए हैं। 5वां एक और है जिसको बताया जा रहा है। 5वां जो आपका है वो, जब मुख से हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो वायु जो है या तो नाक और मुंह, नाक और मुंह से वायु निकलती है, तो इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें जैसे आपका एक मौखिक स्वर हो जाएगा, मौखिक, मौखिक, मौखिक स्वर, या फिर इसको हम दूसरा नाम से निर्नु नासिक, निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा है केवल मुंह से ही बाहर निकले, तो
उसको मौखिक स्वर या फिर निरुनासिक स्वर कहा जाता है। और एक इसका प्रकार और भी है इसी में, जिसे बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। इसका मतलब क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। तो जैसे मान लो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, जैसे आ है, आ पर चंद्र बिंदु हो, इस प्रकार से, तो वो जो हमारे वर्ण होते हैं वो अनुनासिक स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे आ है या आ है या ई है, जैसे मान लो ई है, इस पर चंद्र बिंदु रख दें तो ये हमारा अनुनासिक स्वर हो जाएगा। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार कभी कभी और भी पूछ लिया जाता है, छठा प्रकार और भी है एक, जो जिसे बोलते हैं घोस्त के आधार पर। घोस्त के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, घोस्त का मतलब क्या होता है, अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं, घोष, सघोष, अघोष, ये वर्ण आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो घोष है, उस घोष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, उन स्वर तंत्रियों में, उन स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों, तो स्वर तंत्रियों में जो हमारी श्वास होती है अर्थात सांस, उसका कंपन होता है, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अब इसमें जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो आपके सघोष, सभी जो आपके स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि जब उनको हम बोलेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन अवश्य होता है। तो कहा जा सकता है कि स्वरों का वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से था, जो जिसे हमने पढ़ लिया था। मतलब मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खोलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, या फिर हम जो वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से जो मतलब हवा है वो नाक या मुख से निकलती है, और घोस्त मतलब जो हमारा स्वर तंत्रियाँ हैं उनका कंपन होता है, इसके आधार पर। तो दोस्तों आशा की जा सकती है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए, बताइएगा, तो मैं उसको बताऊंगा। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और आगे अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जैसा ही मेरा आपसे जो भी रिस्पांस मुझे मिलेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।